वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के निजीकरण के बारे में। ये कहाँ तक सही है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी उभर रही हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले हम अगर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो रेलवे का सबसे पहला जो प्राइवेटाइजेशन हुआ वो तेजस एक्सप्रेस के संचालन में हुआ। इसके बाद अब सरकार सोच रही है कि 151 जो ट्रेनें हैं उनका भी यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। पर हम देखें कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की क्या जरूरत पड़ गई। आप ये देखें कि भारत के पास अमेरिका, चीन और रूस के बाद 4th नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और इस रेलवे नेटवर्क में आप देखें, इसका लॉकडाउन से पहले का ही अगर आप आंकड़ा देखें तो इसमें 2.5 करोड़ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर डे जाते हैं, 2.5 करोड़ लोग। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि 13 लाख कर्मचारी हैं जो रेलवे में काम करते हैं। उसके बाद देखें तो रेलवे का इसका एक मोनोपोली बन गई थी रेलवे की। तो इस रेलवे की मोनोपोली को, उसके अलावा इसमें अगर देखें कि बहुत सारी कई रेलवे दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही थी, खान पान, समय की बर्बादी आदि के कारण भारतीय रेलवे बहुत ज्यादा आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता था। ऐसा बोलते थे ना, भारतीय पुलिस और भारतीय रेलवे कभी टाइम पे नहीं पहुंच सकते। तो इस चीज को भी देखते हुए और इसके अलावा भी बहुत सारी बुनियाद, क्योंकि यहाँ पर रेलवे की मोनोपोली होने के कारण रेलवे यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था। जब कंपटीशन दो चीजों के बीच में होता है तो वहां एक दूसरे को आगे बढ़ने की यहाँ पर होड़ लगी रहती है। पर रेलवे की मोनोपोली होने के कारण यहाँ पर ये कंपटीशन ना होने के कारण भी ये रेलवे का जो आप ये कह सकते हैं रेलवे की व्यवस्था है वो एकदम चरमरा सी गई थी। अब हम देखें कि निजीकरण का क्या तात्पर्य है। देखिए, निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विशेष संपत्ति या कारोबार का स्वामित्व सरकारी संगठन से स्थानांतरित कर किसी निजी संस्थान को दे दिया जाता है। ठीक है, यही आपका निजीकरण है। निजीकरण के माध्यम से एक नवीन औद्योगिक सांस्कृतिक विकास का यहाँ पर संभव हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक कंपटीशन आ जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को संपत्ति के अधिकार का हस्तांतरण बिना विक्रय के ही हो जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तेजस उन्होंने खरीदी नहीं है तो सरकार के अंडर पर बोलते हैं ना, कुछ सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जिनका 49% निजी है, 51% शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, या इस तरीके से, या उल्टा भी उसमें हो सकता है। तो ये होता है यहाँ पर निजीकरण। तकनीकी दृष्टि से इसका जो डीरेगुलेशन कहा जाता है, इसको मतलब रेगुलेट कहा अभी तक गवर्नमेंट कर रही थी, अब उसको थोड़ा सा डीरेगुलेट कर दिया गया। यही यहाँ पर बोला जाए कि अविनियमन कर दिया गया है, यही एक निजीकरण है। वर्तमान में ये आवश्यक भी हो गया है। सरकार स्वयं को गैर सामरिक उद्यमों के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के बजाय शासन की दक्षता पर केंद्रित करे। मतलब आपने ये तो सुना ही होगा, मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट, ये यहाँ पर लागू करने की व्यवस्था की गई है। अब हम बात करें कि भारतीय रेलवेकरण के थोड़ा सा विकास देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा पुराना आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो व्यावसायिक रेल की शुरुआत हुई थी, व्यावसायिक रेल की शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो 1853 में हुई थी। उसके बाद 1900 में रेलवे की तत्कालीन सरकार अधीन में आ गई थी। 1925 में आपको याद होगा, 1925 में बॉम्बे से कुर्ला के बीच रेल की पहली इलेक्ट्रॉनिक रेल यहाँ पर चलाई गई थी। फिर इसमें क्या हुआ, फिर देखो 1952 में रेलवे जोन्स बनाए गए, 6 पहले रेलवे जोन्स थे। फिर उसके बाद 2003 में 12 रेलवे जोन्स, और इसके बाद थोड़े से और बढ़ाकर इसके 17 रेलवे जोन्स आज रेलवे में है। कितने रेलवे जोन्स है? 17 रेलवे जोन्स है। उसके बाद 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली के बीच भारत की पहली प्राइवेट रेल तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, और ये रेलवे के निजीकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। तो ये था रेलवे का पूरा यहाँ पर जो इतिहास था। अब हम बात करें रेलवे के निजीकरण के क्या क्या कारण हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे अपने बुनियादी ढांचे और सेवाओं के आधुनिकीकरण के साथ साथ तालमेल बैठाने में यहाँ पर असमर्थ हो रहा है। रेलवे अपनी सेवाओं जैसे टिकटिंग, खान पान, कोच रखरखाव, टिकट चेकिंग आदि में ग्राहकों को संतुष्ट करने में यहाँ पर असफल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। रेलवे उन चुनिंदा सरकारी स्वामित्व वाले उपकरणों की सूची में आ गए जिन्हें प्रतिवर्ष नुकसान का यहाँ पर
सामना करना पड़ रहा है। जैसे MTNL, BSNL, इनके साथ साथ अब रेलवे भी यहाँ पर शामिल हो गया था। तकनीकी स्तर पर भी रेलवे की जो सेवाएं हैं, गुणवत्ताएं हैं, मानक है, यहाँ पर भी ये रेलवे काफी असफल हो रहा था। और इसके साथ ही साथ ट्रेनों का समय से परिसंचालन और भारतीय रेलवे के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। उसका मेन रीजन यही था कि देखिए, जैसा कि आपने कभी देखा होगा, सरकारी जो कामकाज होते हैं बहुत ही वहां पर लाल फीताशाही होती है, और इसके अलावा भी आप देखें तो बहुत ही भ्रष्टाचार, करप्शन, ये भी रेलवे में यहाँ पर व्याप्त होता जा रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन करने का एक मेन रीजन यहाँ पर ये भी था। अब यहाँ पर हम रेलवे के निजीकरण के पक्ष में कुछ तर्क देख लेते हैं कि आखिर क्यों रेल का निजीकरण किया जाना चाहिए। पहला तो बेहतर बुनियादी ढांचा है ना, क्योंकि बेहतर बुनियादी ढांचे को यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर इसके रेलवे के निजीकरण के पक्ष में ये तर्क दिया जा रहा है। उसके बाद मांग और आपूर्ति में भी अंतर है। आजादी के 70 वर्षों से अधिक समय यहाँ पर हो गया है, 70 सालों से भी अधिक समय हो गया, लेकिन सभी यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जो आवश्यक बुनियादी ढांचा है वो भी रेलवे नहीं पूरा कर पा रहा है। उसके बाद निजी ट्रेनों के परिसंचालन द्वारा यात्रियों को दी जा रही ट्रेन सुविधा की मांग करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। उसके बाद किराया में वृद्धि नहीं है। निजी ट्रेन संचालकों द्वारा यात्रा किराया तय करते समय बस तथा हवाई किराए के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है, अतः निजी ऑपरेटरों के लिए भी ये बहुत अधिक किराया वसूलना व्यवहार यहाँ पर होता नहीं है। उसके बाद कर्मचारियों की छटनी भी नहीं है। रेलवे द्वारा वर्तमान में उपलब्ध ट्रेनों के अलावा नवीन निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे 2030 तक अनुमानित 13 बिलियन यात्रियों के लिए और अधिक ट्रेनों का संचालन करने की यहाँ पर अभी आवश्यकता पड़ जाती है। निजी ट्रेनों के संचालन से नौकरी खोने का भी यहाँ पर तर्क आधारहीन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेनों का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो आपकी जॉब चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, जॉब वॉब नहीं जाएगी, पर एक ये है कि थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन यहाँ पर रेलवे के स्ट्रक्चर में आ जाएगा। दूसरा है कि तकनीकी महत्व भी है यहाँ पर। देखिए, वर्तमान समय में 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेनों के कोचों के रखरखाव की आवश्यकता होती है, लेकिन आधुनिक कोचों को हर 40,000 किलोमीटर के बाद 30 दिनों में एक बार दोबारा रखरखाव की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोच की गति, सुरक्षा, सुविधाओं के भी यहाँ पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण देखा गया है। मेक इन इंडिया के अनुकूल भी है ये। और देखिए, ये देखा गया कि जितने भी ये जो सुविधाएं होती हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर देखेंगे, प्राइवेट सेक्टर में काफी अच्छी सुविधाएं होती हैं। वहां पर एक प्रेशर होता है काम को पूरा करने का। जब गवर्नमेंट सेक्टर में आते तो यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है काम को पूरा करने का, और जो कर्मचारी भी होते हैं वो भी उनको ये लगता है कि वो अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, उनको उतनी ही सैलरी मिलनी है। बट प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो इंक्रीमेंट होता है, उसके जरिए वो लोग सेवाएं भी अच्छी देते हैं। तो यहाँ पर रेलवे में प्राइवेटाइजेशन लाने का एक कॉन्सेप्ट ये भी था। उसके बाद अब इसके विपक्ष में पक्ष देखें तो विपक्ष में क्या तर्क है ये देख लेते हैं। आखिर हमें क्यों रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो सीमित कवरेज है। यदि रेलवे का स्वामित्व भारत सरकार के पास ही रहता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करती है। परंतु रेलवे के निजीकरण के बाद यह संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि निजी उद्योग होते हैं उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, जिससे उन्हें उस क्षेत्र में जाकर लाभ नहीं होता है, वो उसमें कार्य बंद कर देते। उसके बाद सामाजिक न्याय। निजी उद्योगों का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। रेलवे में लाभ कमाने का सबसे बेहतर तरीका किराए में वृद्धि है, और यदि ऐसा होता है तो इसका सबसे ज्यादा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। उसके बाद जवाबदेहिता। निजी कंपनियां अपने व्यवहार में अप्रत्याशित होती हैं और इनमें जवाबदेहिता की कमी पाई जाती है, जिसके कारण रेलवे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में इनका प्रयोग यहाँ पर थोड़ा सा विचारणीय हो जाता है प्रश्न। उसके बाद सुरक्षा का प्रश्न है। निजी कंपनियों में विभिन्न विदेशी कंपनियों भी साझेदारी होती हैं। ऐसे में निजी कंपनियों का रेल परिसंचालन का कार्य दिया जाए तो संभावना है कि उन पर सुरक्षा का समझौता भी हो सकता है। जैसे कि आपने देखा था जब भोपाल गैस कांड हुआ था, उसमें जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का गैस कांड हुआ था, तो सबसे बड़ी वहां पर जो समस्या थी कि जो उसका ऑनर था वो देश छोड़कर भाग गया और उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, और अभी तक वो लोग अपने मुआवजे के लिए यहाँ से वहां भटक रहे हैं। अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिल पाया है।
उसके बाद अगर इसके आगे की राह देखें तो देखिए आगे की राह में सबसे बड़ा हमें इसमें एक कदम उठाना चाहिए कि स्थायी मूल्य का निर्धारण यहाँ पर किया जाए। यात्री ट्रेनों व मालगाड़ियों के उचित किराए के निर्धारण हेतु भारतीय रेलवे मूल निर्धारण मॉडल को फिर से अपनाने की आवश्यकता है। यह मूल निर्धारण सड़क परिवहन की लागत के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्वतंत्र नियामक होना चाहिए। निजी संचालकों के लिए एक समान स्तर के प्लेटफॉर्म यहाँ पर विकसित करने की आवश्यकता है। एक स्वतंत्र नियामक की यहाँ पर व्यवस्था स्थापित करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद रेलवे का आधुनिकीकरण, विवेक देवराय समिति की सिफारिशों को लागू करने की यहाँ पर बहुत अत्यंत आवश्यकता हो जाती है। और जैसा कि रेलवे निर्माण कंपनी का विस्तार, रेलवे के मुख्य कार्यों का भी यहाँ पर निगमीकरण करने की आवश्यकता हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।